हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होइएगा और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, ऐसा पिछले वीडियो में मैंने चर्चा किया था कि आगे से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास किस चीज़ का? विश्व भूगोल यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्लासेस, जैसे कि मैंने दोनों क्लासेस स्टार्ट करने के लिए बोला था, वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड हिस्ट्री, लेकिन हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी पहले स्टार्ट कर रहे हैं। और जैसे जैसे सपोज कीजिए कि 7-8 क्लासेस हो जाएगी, 5-6 क्लासेस हो जाएगी, जैसे हम लोग कुछ मैप से परिचित हो जाएंगे, तो उसके बाद से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री भी स्टार्ट कर देंगे। इसके पीछे का रीजन आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फिर से मैं थोड़ी सी यहाँ बताना चाहूँगा कि जब तक आप मैप नहीं जान जाते कि यूरोप कहाँ स्थित है, अमेरिका कहाँ है, अमेरिका के बीच में कौन सा अमेरिका और यूरोप के बीच में कौन सा महासागर है, इन सारी बातों को अगर आप नहीं जानते हैं, केप ऑफ गुड होप कहाँ है जहाँ से पुर्तगाल भारत आ रहे थे, फिर भूमध्य सागर कहाँ है जो मार्ग बाधित हुआ है, इन सारी बातों को अगर आप मैप पे नहीं जानते, भूमध्य सागर कहाँ लोकेटेड है, ये सब चीज़ें कहाँ क्या है, तब तक आप वर्ल्ड हिस्ट्री को समझने में थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग ज्योग्राफी से परिचित हो जाएंगे। और दोस्तों देखिए, सबसे पढ़ने का जो सबसे अच्छा तरीका क्या होता है पढ़ने का, जैसे कि आप जानते हैं कि अगर बच्चे जो होते हैं, इस बात पे हम लोग कभी अलग से चर्चा करें कि पढ़ाया कैसे जाए। तो जो है, आप देखते हो कि बच्चे जो होते हैं, तो अगर उसके पास 3-4-5 सामान रखा हुआ है सामने, आप बोल दिए कि इससे सपोज कीजिए गिलास भी रखा हुआ है, चम्मच भी रखा हुआ है, कटोरी भी रखा हुआ है, प्लेट भी रखा हुआ है, अगर आप बोले उससे कि बेटा गिलास दे दो, जब तक वो समझेगा नहीं कि गिलास क्या चीज़ है, वो नहीं समझेगा गिलास क्या चीज़ है, तो आप उसको बार बार बोलिए कि गिलास दे दो, गिलास दे दो, लेकिन वो सारी चीज़ों को धीरे एक एक कर उठाएगा, देने का प्रयास तो करेगा, लेकिन सारी चीज़ों को उठाएगा क्योंकि वो गिलास समझ नहीं रहा है। अब धीरे धीरे आप उसको सारी चीज़ें, जैसे प्लेट उठाया, आपने बोला प्लेट नहीं, वो दूसरा, अगर इशारे से आप उसको समझा रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसको रख के दूसरा उठाएगा, यानी कि वो धीरे धीरे समझ पाता है कि गिलास का मतलब, जैसे गिलास कहने पर उसके दिमाग में धीरे से इमेज बन पाता है कि ग्लास का मतलब ये वाला ग्लास होता है। ठीक है, तब आपको उठा के शायद दे पाए। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि जब तक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ें पढ़ रहे हैं, अगर आपके दिमाग में उसका इमेज नहीं बन रहा है, अगर आपके दिमाग में उस चीज़ का इमेज नहीं बन रहा है, जैसे मैं यूरोप बोल दूँ, मैं उसको यहीं पे लेके आके जोड़ रहा हूँ, अगर यूरोप बोल दूँ, अगर आपके दिमाग में यूरोप महाद्वीप का इमेज नहीं बन रहा है, मैं ब्रिटेन बोल दूँ, ब्रिटेन का इमेज नहीं बन रहा है, तब तक आप समझिए कि आप, जैसे देखिए एक एग्जांपल मैं और आपको देना चाहूँगा। अगर मैं बोलूँ कि जैसे कि फ़ोन बोल दूँ, ठीक है, फ़ोन जब मैं बोलूँ तो आपके दिमाग में कभी भी फ़ोन लिखा हुआ, जैसे फ़ोन लिखा हुआ शब्द का इमेज नहीं आता है, कोई भी फ़ोन का इमेज जो आपके पास है या फिर जो आपके फैमिली में है, जिस फ़ोन से आप कनेक्टेड है, वो उस फ़ोन का इमेज आता है। अगर मैं सपोज कीजिए कि मैं माँ बोल दूँ, तो माँ वर्ड का इमेज नहीं आएगा आपके दिमाग में, किस चीज़ का इमेज आएगा? माँ की चेहरा याद आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप तभी किसी भी चीज़ को पढ़ पाइए जब आपके दिमाग में उसका इमेज बनने लगता है। तो इसीलिए हम लोग, यही रीज़न है कि हम पहले जान लें कि मैप पे जो वर्ल्ड मैप है उसमें कौन सी चीज़ें कहाँ लोकेटेड है। तो यही रीज़न है कि हम लोग पहले किस चीज़ के क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं? ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद से हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री क्लासेस स्टार्ट करेंगे, फिर एक एक करके सारी चीज़ों को हम इस चैनल पे पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों देखिए, इस चैनल क्रिएट करने के पीछे का मकसद यही है कि जो गांव के बच्चे हैं, जो दिल्ली, मतलब अच्छे अच्छे शहर में जाके, दिल्ली हो गया, आप जैसे कि आप जानते हैं, बहुत सारे जो शहर है जैसे हैदराबाद वगैरह, उधर जाके, वैसे तो ये सब की तैयारी दिल्ली में ही प्रमुख रूप से, इलाहाबाद हो गया, बनारस हो गया, ये सब होता है। तो लखनऊ हो गया, तो आप वहाँ जाके अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप अगर मान लीजिए कि आप उतना कैपेबल नहीं है कि वहाँ जाके महंगी महंगी कोचिंग का फी दे सको, फिर आप क्या वहाँ रहने का खर्च उठा सको, तो आप आराम से रहिए, आप जहाँ हैं वहीं रहिए, बस मुझे फॉलो करते चलिए। और आप जैसे जैसे, मतलब मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह से पढ़ें, ये चीज़ें पढ़ें, उस तरह से आप पढ़िए। जैसे कि अब मैं चाहता हूँ कि अगर आप मेरे साथ क्लास कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग एक सीक्वेंस बना के हर चीज़ को चलेगी। देखिए, पढ़ने का साइंटिफिक तरीका होना चाहिए, वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए,
आप किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं अगर आपके पास वैज्ञानिक तरीका हो। अगर नहीं है तो आप सालों साल पढ़ते रह जाइएगा और कुछ नहीं हो पाएगा। तो वैज्ञानिक तरीका होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि अभी जब हमसे जैसे कि ज्योग्राफी स्टार्ट करते तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने टेबल पे, स्टडी टेबल पे मैप लगाएं। एक एटलस आता है, ऑक्सफोर्ड जारी करता है, स्टूडेंट्स एटलस, उसको आप खरीदें। 200 के आसपास मुझे लगता है कि पड़ता होगा, तो आप उससे खरीदें। और जो जो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसको आप अपने मैप पे देखेंगे, समझेंगे, और दिमाग में इमेज बनता चला जाएगा आपके। हाँ, यूरोप यहाँ है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ है, न्यूजीलैंड यहाँ है, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में इमेज बन जाएगा। फिर आप देखिए, करंट के चक्कर में हम लोग पढ़ते रहते हैं, करंट क्या है, करंट क्या है, करंट। दोस्तों, अगर आप एक बार अपना सिलेबस कवर कर लें तो करंट आपको, अगर सपोज कीजिए कि करंट में आ रहा है कि दक्षिण चीन सागर विवाद का कारण बना हुआ है, इस समय विवाद में है, चर्चा में है। अगर आपको यही नहीं पता है कि दक्षिण चीन सागर है क्या, उसके आसपास कौन सा देश लोकेटेड है, जो देश से उसके आसपास है, जैसे सपोज कि वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, मलेशिया, ये सब जो देश है वो है, फिर चीन है, सिंगापुर है। तो ये जो देश से हैं, अगर आप नहीं पहचान रहे हैं कि साउथ चाइना सी के आसपास कौन सा देश है और उन सब की विचारधाराएं क्या है, अगर आप इतना जानते हैं कि साउथ चाइना सी है कहाँ मैप पे, उसके आसपास कौन से देश है, जो देश उसके आसपास है उसकी विचारधाराएं क्या है, अगर आप इतना जानते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि चाइना उस पर दावा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या रीजन है कि दावा कर रहा है, क्यों चाहता है कि इस पर मेरा आधिपत्य बना रहे, हमेशा पूरा जो साउथ चाइना सी है वो मेरे अंडर रहे, क्या रीजन है। तो अब करंट कुछ नहीं होता दोस्तों, अगर आपका सिलेबस पहले से कंप्लीट है, कवर्ड है, तो फिर आपको करंट पढ़ने में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम लोग सबसे पहले क्या स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी। और आप, उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस पसंद आएगी और आप मेरे साथ अगर एक बार जुड़ गए तो आप जुड़े रहिएगा। तो आप सबसे पहले तो आप एक एटलस ले लीजिए और जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ाई, देखिए मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं भी एक विद्यार्थी हूँ। ठीक है, मेरे इस चैनल चलाने का पीछे एक ही मकसद है कि मैं जो चीज़ें झेल के आया हूँ यहाँ पे वो दूसरा विद्यार्थी न झेल पाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे आए, चाहे आप ये समझे कि यार मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ कहीं भी, जैसे दिल्ली रहना, इलाहाबाद रहना, बनारस रहना, कहीं भी, पटना रहना, कहीं भी अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आपका कैरियर ख़त्म हो गया। नहीं, ऐसा हम होने नहीं देंगे अगर आप मेरे साथ है तो आइए हम मिलके एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में इसको चलाएंगे। और आप अगर मेरे साथ जुड़ गए और आप मुझे फॉलो करते रहे तो हम वादा करते हैं आपसे कि हम सब मिलकर और हम अपने लाइफ को अच्छे दिशा में लेके चलेंगे, हम सब मिलकर। मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूँ और आप मुझसे पढ़ने नहीं आए हैं। जो चीज़ें आपके अंदर पहले से है मैं थोड़ी सी उसको जगाऊंगा, और बस इतना कि मैं यहाँ आ गया हूँ और आप नहीं आ पा रहे, इस सब बातों को माइंड मत करिएगा। बस मतलब आप मेरे साथ बने रहिए, हम सब मिलके पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे और अपने टारगेट को अचीव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब बहुत हो गया लेक्चर, हम लोग कभी लेक्चर पे अलग से ही क्लास लेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो वर्ल्ड है, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले हम ब्रह्मांड है। वैसे आप जानते हैं कि साइंस जो है एक अनुमान है। साइंस जो ये सब चीज़ें जो आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, लाइक ब्रह्मांड क्या है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। तो ये सब जो चीज़ें आप देखेंगे, सैकड़ों सिद्धांत सैकड़ों वैज्ञानिकों ने दिया है, लेकिन ये सब सिद्धांत जो है एक अनुमान है, न कि आप एक क्या बोलते हैं कि 100% कन्फर्मिटी के साथ, गारंटी के साथ आप नहीं कह सकते हैं कि ये सब सच्चाई है, ऐसे ही हुआ होगा, ये नहीं है, एक अनुमान है। और जो अनुमान ज़्यादा सटीकता से बैठता है इस बात पे, उसको दुनिया मान लेती है, उसे हम लोग मान लेते हैं। तो ऐसे सैकड़ों सिद्धांत दिया गया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, लेकिन उन सैकड़ों सिद्धांतों में ये 3 सिद्धांत जो है, यही 3 सिद्धांत प्रमुख हैं और इसी 3 सिद्धांतों को हम लोग मान के चलते हैं। ठीक है, वैसे सैकड़ों सिद्धांत, जैसे मैं बोल पा रहा हूँ कि सैकड़ों सिद्धांत है। देखिए, पहला सिद्धांत क्या है इसमें, आर्टो श्मिड की धूल परिकल्पना सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, आर्टो श्मिड नाम का एक वैज्ञानिक था जिन्होंने धूल परिकल्पना सिद्धांत दिया। धूल परिकल्पना सिद्धांत के तहत उसने कहा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस तरह से हुई। ठीक है,
अब मैं आपको बता दूं कि ये दोनों, ये वाला ऑटो श्मिट का ध्रुव परिकल्पना से और लाप्लास की निहारिका सिद्धांत, निहारिका परिकल्पना सिद्धांत, वहीं परिकल्पना मान लीजिए या सिद्धांत मान लीजिए, ये दोनों चीजें, यद्यपि ये तीनों मतलब जो सैकड़ों दिया गया उसमें से 3 महत्वपूर्ण है, लेकिन पढ़ने की दृष्टि से हम लोग इसको 2 को डिलीट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे मान्य, जिसको आजकल हम लोग सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है, वो है क्या, जॉर्ज लेमेंटियर का बिग बैंग सिद्धांत। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, फिर हम जाने गैलेक्सी क्या है, बल्ज क्या है, ब्रह्मांड वर्ष क्या है, ओरियन नेबुला क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है, साइरस या डॉग स्टार क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, इन सब बातों को देखिए मैं लिखा हुआ हूं, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है, तारों के ऊर्जा का स्रोत क्या है, तारा और ग्रह में डिफरेंट क्या है, ठीक है दोस्तों। लाल तारा क्या है, न्यूट्रॉन तारा क्या है, और लास्ट में हम लोग जाने ब्लैक होल, जो सबसे आपके लिए रुचिकर चीजें होती है। अब बचपन से आप सुनते आते हैं कि ब्लैक होल ऐसा होता है जिसमें एक बार लोग चले गए तो वापस नहीं आता, हम लोग भी बचपन में सुना करते थे। तो वो हम जाने कि ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों क्लासेस जो है लगभग 1 घंटे के आसपास चलेगी पर डे। मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज एक वीडियो डालूँ किसी न किसी सब्जेक्ट पे, या जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी तो वर्ल्ड हिस्ट्री, इस तरह से। लेकिन अगर किसी दिन कोई कारण, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ दोस्तों, तो हो सकता है किसी दिन अगर नहीं हो पाया तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपसे हर रोज जुड़ूँ, मतलब पर डे एक वीडियो अपलोड करते रहूँ। तो आइए अब देखते हैं क्या कि जॉर्ज लेमेंटियर का जो है बिग बैंग सिद्धांत क्या है। दोस्तों ये भी देखिए, ये वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब फैक्ट्स है। इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल करेंगे। अगर देखिए ये किसी एग्जाम में पूछा जाए, इसमें थोड़ा सा डाउट है, मतलब जॉर्ज लेमेंटियर का बिग बैंग सिद्धांत क्या है, अगर मैं पूछा भी जाता है किसी भी एग्जाम में तो मैं उतना समझा दूंगा कि आप आंख बंद करके उसको लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसको अगर मैं गहराई से मैं बोलना चाहूँ इस पर, तो मैं लगभग 40 मिनट के आसपास तक केवल इसी टॉपिक पे बोलते रह जाऊंगा, और क्लास इतना लंबा खिंच जाएगा कि शायद वो मतलब पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा शॉर्ट में करके ही निकल जाते हैं, क्योंकि ये उतना इंपॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग, चाहे किसी भी एग्जाम को देखें, किसी भी एग्जाम पेपर को देखें, तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जितना है उतना मैं बता के निकल जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए सब ये 2 को मैं डिलीट कर रहा हूँ, ऊपर वाले 2 को, और हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, जॉर्ज लेमेंटियर का बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इनके अनुसार, जो जॉर्ज लेमेंटियर साहब थे, इनके अनुसार जो ब्रह्मांड है, आज जो ब्रह्मांड है वो लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, कितने अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पूर्व, 15 अरब वर्ष पहले एक छोटा सा पिंड के रूप में था। कैसे था दोस्तों, पिंड के रूप में था। सपोज कीजिए कि एक छोटा सा पिंड के रूप में था, और इसका डेंसिटी जो था बहुत ज़्यादा था। अब इसमें क्रिया प्रतिक्रिया रिएक्शन हुआ और अचानक ये फटा, ठीक है। जिसको जब ये फटा तो ये अरबों खरबों टुकड़ों में विभक्त हो गया, बट गया। अब देखिए जब ये फटा तो, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसको हम शेप देने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये फटा, जॉर्ज लेमेंटियर साहब कहते हैं कि ये फटा, और ये फट के एक दूसरे से दूर जाने लगा, ठीक है। जो भी इसमें अरबों खरबों टुकड़े बने वो एक दूसरे से दूर जाने लगे। अब हम ये सिद्धांत जो है कैसे बोल दिए जॉर्ज लेमेंटियर साहब के, पहले एक था, तो इस पे हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि आखिर क्यों बोल दिए। देखिए दोस्तों, आज जो है साइंस तो आप जानते हैं कितना आगे तक चला गया है। तो आज जो है, अगर सपोज कीजिए कि 2 ग्रहों का अगर हम पहचानते हैं, 2 स्टार्स हो गया, 2 तारा हो गया, तारा को अगर हम जानते हैं, जैसे एक सूर्य और पृथ्वी की डिस्टेंस हम लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए एक तारा यहाँ पे x है और एक तारा यहाँ पे y है, ठीक है। तो x तारा पे अगर जीवन संभव है, सपोज कर लीजिए, वैसे मैं केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ से अगर साइंस वैज्ञानिक साइंस जानते हैं कितना आगे, यहाँ से अगर प्रकाश भेजा जाता है, तो प्रकाश भेजा जाता है, मान लीजिए कि ये प्रकाश हम भेज रहे हैं 2000 ईस्वी में, ठीक है, 2000 ईस्वी में भेजे। अब इसको जाने में यहाँ पे t समय लगा। सपोज कीजिए कि ये प्रकाश को यहाँ पे जाने में, अब जानते हैं ये, मैं इसको साइंस में नहीं लेके जा रहा हूँ, आप समझ जाइए, क्योंकि आप उतना जानते हो कि प्रकाश जो है रिफ्लेक्ट करके आगे तभी हम देख पाएंगे।
तो सपोज कीजिएगा अगर हम यहाँ से प्रकाश भेजे तो रिफ्लेक्टर का आने में, मतलब उसको यहाँ प्रकाश पहुंचने में t समय लग रहा है। तो अगर हम 2000 ईस्वी में ये काम कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? 2000 में, ठीक है। यही हम एक, अब सपोज कीजिए कि मैं केवल एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, 2020 में फिर से मैंने वही काम किया, और अब जो लगा वो जो पहले अगर t समय लगा था, तो अब जो लगा ये इसी डिस्टेंस, इसी प्रकाश को यहाँ पहुँचने में t प्लस मान लीजिए कि 1 समय लग गया, मतलब उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया। t प्लस 1 में मान लेता हूँ, या कुछ भी मान लीजिए, ये मान लीजिए कि थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया, ठीक है। तो जब थोड़ा सा ज़्यादा समय लगे तो इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? तो इसका निष्कर्ष जॉर्ज लेमेंटायर साहब ने निकाला कि ये जो है इसका डिस्टेंस बढ़ गया, मतलब ये दोनों ग्रह जो है एक दूसरे से, जो तारा है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसी तरह सारे जो तारे हैं, सारे जो गैलेक्सियाँ हैं, हम जाने हैं कि गैलेक्सी क्या है आगे, सारे जो गैलेक्सियाँ एक दूसरे से दूर जा रही है। तो इस तरह से अगर ये दूर जा रही है, तब थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यही होता है पढ़ने का सही तरीका। मैं बोल क्या रहा हूँ कि ये जो गैलेक्सियाँ है एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो दूर जा रहे हैं मतलब दूर जा रहे हैं तो कभी ना कभी एक पास थे। अगर ये दूर जा रहे हैं तो कभी ना कभी एक पास थे। तो इसी आधार पे जॉर्ज लेमेंटायर साहब ने बोला था कि ये कभी ना कभी एक पास थे, एक क्या, एक पिंड के रूप में थे, और इनमें विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण ये बढ़ते चले गए, ठीक है, एक दूसरे से। और ये क्रिया जो है, ये जो दूर जाने की क्रिया है, ये आज भी सतत रूप से जारी है, आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है, ठीक है, आज भी ब्रह्मांड क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो इस तरह से ये जॉर्ज लेमेंटायर साहब का बिग बैंग सिद्धांत यही कहता है कि जो ब्रह्मांड जो है कभी एक पिंड के रूप में था, उनमें एक विस्फोट हुआ जिसको महाविस्फोट बोला जाता है। आप अगर इस बातों को लिखना चाहें तो अपने लैंग्वेज में लिखिएगा इसको, ठीक है दोस्तों, अपने लैंग्वेज में आप लिखते चलिएगा, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप नोट्स बना लेते हैं तो आपके दिमाग में छपता चला जाएगा, आप इसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या हम कहाँ थे कि एक ब्रह्मांड एक जो पिंड के रूप में था, इनमें महाविस्फोट हुआ, और महाविस्फोट के बाद से सैकड़ों अरबों खरबों टुकड़ों में बटा, और वो सतत रूप से आज भी एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या था, ये था जॉर्ज लेमेंटायर साहब का बिग बैंग सिद्धांत, ठीक है। आप इस एग्जाम्पल को ध्यान रखिएगा, इसी एग्जाम्पल को आधार बना के उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें हम लोग सीखते चलेंगे उसको मैं डिलीट करते चलूँगा, ताकि बोर्ड में खाली रहे और समझने में आसानी में हो, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे चलते हैं। एक बार मुझे देखना होगा कि वीडियो रिकॉर्ड अच्छा से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सॉरी। ठीक है दोस्तों, आइए। वो थोड़ा सा मजबूरी है यार, नहीं तो अगर नहीं हो रहा तो फिर मैं ऐसे 1 घंटा बोल के जाऊँ, तब देखूँ अगर नहीं हो रहा है तो फिर किसी, मतलब समझ रहे हो 1 घंटा बोलने का मतलब और फिर जाने का मतलब कि क्या होगा। तो अब हम समझ गए क्या कि बिग बैंग सिद्धांत क्या था, क्या है। अब हम जान रहे हैं, अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या, तो गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी क्या है। एक्चुअली जो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बिग बैंग सिद्धांत के अकॉर्डिंग अरबों भागों में बट गया, तो वो अरबों गैलेक्सी में बट गया। अब आप सोचिए गैलेक्सी क्या है, तो गैलेक्सी क्या है, एक पॉइंट के चारों तरफ है, एक केंद्र के चारों तरफ। अब देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारा डिटेल में हम घुसे तो इसको क्या बोलते हैं, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, वहीं पे ब्लैक होल का निर्माण कैसे होता है, तारे कितने, जो गैलेक्सी है तारे जो है कितने घनत्व के आधार पर उनको डिवाइड किया जाता है, तो उतना हम लोग नहीं जाएगा अंदर, उतना वो अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तब उतना थोड़ा सा अंदर जाने की जरूरत पड़ती है, वरना जीएस के लिए चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो आप यूपीएससी का एग्जाम देना चाहते हैं और आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तब उतना अंदर जाने की आवश्यकता पड़ती है, और ना अगर आप सामान्य अध्ययन करना चाहते हैं जीएस के लिए तो ये इनफ है, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं गैलेक्सी क्या है। गैलेक्सी जो है एक जैसे एक पॉइंट है, इसके चारों तरफ परिक्रमा करता हुआ अरबों तारा है। इस पॉइंट के चारों तरफ घूमता हुआ अरबों तारा जो है, उसके समूह को, अरबों तारों के समूह को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ध्यान से सुनिएगा, किसी एक पॉइंट के चारों ओर घूमता हुआ, परिक्रमा करता हुआ, मूव करता हुआ अरबों तारों के समूह को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। ये एक प्रकार का गैलेक्सी हुआ, ठीक है,
ये क्या है, एक गैलेक्सी है। अब देखिए, अब तो समझ गए कि गैलेक्सी क्या है। अब एक अनुमान के, ये अनुमान है दोस्तों, मैं पहले ही बोल चुका था कि ये सारी चीज़ें अनुमान है, ये अनुमानित है और कुछ नहीं है। तो अनुमान के अकॉर्डिंग पूरे ब्रह्मांड में 100 अरब क्या है, 100 अरब ये गैलेक्सी है, ठीक है। और एक गैलेक्सी में ये अनुमान लगाया जाता है कि एक गैलेक्सी में अप्रोक्सीमेटेड 100 अरब क्या है, तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ब्रह्मांड की परिकल्पना करना भी मुश्किल है। 100 अरब गैलेक्सी, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे। अब हम लोग आगे जाने कि पृथ्वी तारा और ग्रह में क्या अंतर है, क्योंकि पृथ्वी एक तारा नहीं है, पृथ्वी एक ग्रह है। तो अगर 100 अरब तारे हैं तो तारे के अपने अपने ग्रह भी होंगे। तो इस तरह से 100 अरब गैलेक्सी में, एक गैलेक्सी में 100 अरब तारे, एक तारे के आसपास बहुत सारे ग्रह हो सकते हैं, एक ग्रह के आसपास बहुत सारे उपग्रह हो सकते हैं, जैसे चंद्रमा हुआ उपग्रह। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है, इसकी विशालता का कल्पना करना भी मुश्किल है। तो अब हम जाने क्या कि गैलेक्सी क्या है, एक पॉइंट के चारों तरफ एक सेंटर होता है, सेंटर के चारों तरफ अरबों तारों का समूह जो है मूव कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये जो पॉइंट है, ये जो सेंटर है, किसी भी गैलेक्सी का जो सेंटर होता है उसी को क्या बोलते हैं, बल्ज बोलते हैं। गैलेक्सी के सेंटर को क्या बोलते हैं दोस्तों, बल्ज बोलते हैं। ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते चले गए कि क्या गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी के बल्ज क्या है, ये सब सारी चीजें आपको नोट करना होगा अगर आप अच्छा से नोट्स बनाना चाहते हैं तो, और अच्छा से पढ़ना चाहते हैं तो ये हो गया गैलेक्सी क्या है, बल्ज क्या है, ठीक है दोस्तों। अब हम इसको डिलीट कर रहे हैं और अगला देख रहे हैं क्या, आगे हम देखेंगे ब्रह्मांड वर्ष क्या है, ठीक है। ब्रह्मांड वर्ष क्या है ये इसे जानने के लिए थोड़े से हम और पीछे चलते हैं। ब्रह्मांड वर्ष जानने के लिए मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि ब्रह्मांड वर्ष, देखिए अगर सपोज कीजिए कि ये सेंटर है, किसी गैलेक्सी का ये सेंटर हो गया, ठीक है, और ये जो है इसके चारों तरफ ये अरबों तारों का समूह जो है इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक गैलेक्सी हो गया। अब देखिए, ठीक है, तो ब्रह्मांड वर्ष, अब देखिए ये ब्रह्मांड वर्ष जो है तो आकाशगंगा, अब आकाशगंगा का नाम बार बार सुनते होंगे। तो आकाशगंगा जो है ऐसे सब, ये जो मैं बोल रहा था कि गैलेक्सी है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था कि 100 अरब गैलेक्सियां है। तो 100 अरब गैलेक्सिया में एक गैलेक्सी वो भी है जिसमें हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी मूव कर रही है। मतलब हम जिस गैलेक्सी में रहते हैं उसी गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आप रात में अगर आप चांदनी रात में अगर ऊपर देखिएगा ध्यान से तो एक पतली सी पट्टी दिखाई देती है, वो इसी आकाशगंगा का एक पट्टी है, एक शाखा हम लोग मान सकते हैं कि जिस गैलेक्सी में सूर्य है उस गैलेक्सी को क्या बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि आकाशगंगा भी क्या है, एक प्रकार का गैलेक्सी ही है, ठीक है दोस्तों। तो अगर सपोज कीजिए कि ये सेंटर है, बल्ज है हमारा, ये क्या है, ये बल्ज है, हम थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं, ये बल्ज है, ठीक है, और ये हमारा गैलेक्सी है। गैलेक्सी को मैं जी से डिनोट कर देता हूँ, ये गैलेक्सी है। तो इसी में कहीं ना कहीं एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इसी में कहीं ना कहीं ये क्या है, ये सूर्य है, ये सन है, और इसके तरफ हमारा जो पृथ्वी है, शुक्र है, बुध है, ये चारों तरफ मूव करते हुए आगे बढ़ रहा है। ये देखिए, अब सूर्य जो है इसकी परिक्रमा, ये जो सेंटर है, ये आप जैसे कि जानते हैं कि ये ग्रह भी ये गैलेक्सी है, इस सेंटर का परिक्रमा कर रहा है, ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये कहीं ना कहीं सूर्य भी इसके अंदर बल्ज को क्या चारों तरफ से परिक्रमा, बल्ज के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है। सूर्य भी बल्ज के चारों तरफ जो इस गैलेक्सी का आकाशगंगा केंद्र है उसका परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। तो ये जो परिक्रमा कर रहा है, सपोज कि सूर्य यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ और एक चक्कर काट कर यहाँ पे आने में, इसको वैसे अलग अलग किताबों में आप देख सकते हो, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटेड अब एवरेज लेके चला जाए तो लगभग माना गया है 25 करोड़ वर्ष लगता है इसको एक चक्कर पूरा करने में। इस गैलेक्सी को, इस बल्ज को एक चक्कर पूरा करने में सौर मंडल को कितना टाइम लगता है, 25 करोड़ वर्ष। और उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं।
आकाशगंगा का एक चक्कर काटने में सूर्य को जितना टाइम लगता है उसी को कितना टाइम लगता है 25 करोड़ वर्ष, और उसी को क्या बोला जाता है ब्रह्मांड वर्ष। तो आप मुझे उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको अब थोड़ा सा मैं बाद में एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब एक बार रिकॉल करने के लिए, अब इसको मैं डिलीट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इसको फिर से दोबारा पीछे करके देख सकते हैं। ये सब वन डे एग्जाम के लिए आप याद रखिएगा, एक फैक्ट है सब ये कि बल्ज क्या है, गैलेक्सी क्या चीज़ होती है, गैलेक्सी में ब्रह्मांड वर्ष में कितने वर्ष होते हैं, ये सब चीज़ें, ब्रह्मांड वर्ष क्या है, ये फैक्ट के तौर पे आपको याद रखना होगा। अब हम आते हैं, आप जानेंगे कि ब्रह्मांड वर्ष क्या है। अब हम आते हैं ओरियन नेबुला क्या है। दोस्तों इस पे थोड़ा सा छाया बन रहा है, अभी बल्ब मेरा सेट नहीं हुआ, हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा, तो मैं करने का प्रयास करूँगा, इसीलिए मैं उधर जा रहा हूँ, तो इधर थोड़ा सा छाया आ जा रहा है। तो हम जाने क्या कि ओरियन नेबुला क्या है, ठीक है दोस्तों। ओरियन नेबुला के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। एक बार और मैं वीडियो को थोड़ा सा देख लेता हूं। ठीक है दोस्तों, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। बड़ी प्रॉब्लम है दोस्त, क्या करें, अगर आप नहीं देखेंगे तो फिर मतलब वहीं बोला था ना कि बोल के चले जाएगा, वीडियो रिकॉर्ड नहीं होगा। तो हम लोग कहाँ थे, ब्रह्मांड वर्ष जान लिए। अब हम जानने का प्रयास कर रहे हैं ओरियन नेबुला क्या है। तो सॉरी दोस्तों, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी फिर से। तो हम लोग थे कहाँ पे, ओरियन नेबुला। अब मैं फिर से इसके लिए आपको बनाना चाहूँगा आकाशगंगा। जैसे कि ये सपोज कि ये बल्ज हो गया, ये हमारा क्या हो गया, तो बल्ज के तार एक गैलेक्सी हो गया। और जैसा कि मैं बताया था कि आकाशगंगा इसी का एक पट्टी है जो रात में दिखता है। तो अगर सपोज कीजिए कि ये आकाशगंगा की एक पट्टी है, ठीक है, जिसको हम लोग बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि रात में जो दिखती है, तो आकाशगंगा की एक पट्टी है। तो इस आकाशगंगा में ऐसे मान लें कि यहाँ यहीं पे इसी आकाशगंगा में क्या है, हमारा सूर्य है, ठीक है, इसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य है। सपोज कीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, ठीक। तो ओरियन नेबुला जो है इसी आकाशगंगा के एक चमकीले तारों का समूह है। सपोज कि यहाँ पे ढेर सारा तारा है जो बहुत ही ज़्यादा चमकीला है, ठीक है। तो इसी को क्या बोल देते हैं, ओरियन नेबुला बोल देते हैं, ठीक है। और ये फैक्ट है दोस्तों, ओरियन नेबुला जो है आकाशगंगा में सबसे चमकीले तारों का समूह क्या है, तो ओरियन नेबुला है। अब आते हैं हम एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, तो अब देखिए ये हमारा गैलेक्सी है, इसको मिल्की वे बोला जाता है आकाशगंगा को, ठीक है। ये हमारा गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौर मंडल है। तो इस गैलेक्सी के नज़दीक सपोज कीजिए कि ये गैलेक्सी है, तो जैसे कभी मैंने पहले चर्चा कर रहा था कि ब्रह्मांड में तो अरबों गैलेक्सियाँ हैं। तो इस गैलेक्सी के नज़दीक सबसे कोई दूसरा सबसे इसके नज़दीक गैलेक्सी है, तो उसी को क्या बोलते हैं, मतलब सौर मंडल जिस गैलेक्सी में है उस गैलेक्सी के नज़दीक दूसरा गैलेक्सी, सबसे जो नज़दीक गैलेक्सी है उसी को हम लोग एंड्रोमेडा गैलेक्सी बोलते हैं, ठीक है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी उसी को बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। तो अब अगला है, इसी में मैं समझा दे रहा हूं उसको, सूर्य के बाद जैसे सपोज कीजिए कि इस गैलेक्सी में, इस मिल्की वे में, आकाशगंगा में सूर्य जो है वो सबसे चमकीला तारा है। और इस तारे के बाद से जो दूसरा सबसे चमकीला तारा है उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, साइरस या डॉग स्टार। दूसरे, ये याद रखिएगा, वनडे एग्जाम के लिए सारे फैक्ट्स हैं कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे चमकीला तारा कौन सा है, डॉग स्टार या साइरस। अब देखते हैं प्रॉक्सिमा सेंचुरी। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये सपोज कीजिएगा अगर हमारा सूर्य है, ये क्या है, ये सूर्य है, तो इसके नज़दीक का सबसे तारा, जैसे मैं बताया था आपको कि पृथ्वी के सूर्य के नज़दीक का सबसे नज़दीकी तारा के बारे में हम बात कर रहे हैं, नज़दीकी तारा के बारे में बात कर रहे हैं। ऐसे अगर सूर्य ये है, इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं, तो इसके चारों तरफ बहुत सारे उपग्रह है, पृथ्वी, बुध, शुक्र, ये सब उपग्रह है बहुत सारे। लेकिन इस
तारा जो है, अब तारा और ग्रह में क्या अंतर है ये हम अभी आगे चर्चा करेंगे। तारा अगर कोई इसके सबसे जो नज़दीक का तारा है उसको क्या बोल देते हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, तो इस सब बात, ब्रह्मांड वर्ष क्या है, ओरियन नेबुला क्या है, एंड्रोमेडा गैलेक्सी क्या है, साइरस या डॉग स्टार क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्या है, प्रकाश वर्ष। अब हम जानेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे प्रकाश वर्ष कुछ खास नहीं, एक फैक्ट है ये भी, प्रकाश को एक वर्ष, जितनी दूरी प्रकाश एक वर्ष में जितना डिस्टेंस तय करती है, कवर करती है, उसी को बोल देते हैं प्रकाश वर्ष। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि हम अभी बोला कि ब्रह्मांड की कल्पना करना, ब्रह्मांड कितना विस्तृत है इसका कल्पना करना भी हम लोग के बस की बात नहीं है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं कि क्या है ब्रह्मांड, क्योंकि हम लोग छोटे से ब्रह्मांड के एक गैलेक्सी में भी एक छोटा सा जो पार्ट है सौर मंडल, उसमें एक छोटा सा ग्रह है पृथ्वी, उसके एक छोटे से जगह पर रहते हैं, एक छोटा सा देश में रहते हैं। ठीक है, एक देश में रहते हैं। तो अब सोचिए कि ब्रह्मांड के बारे में कल्पना करना मुश्किल है, और तब हम यहाँ पे मापन करते हैं। अपने देश में अगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी का मापन करते हैं तो किसमें मापन करते हैं, किलोमीटर में। ठीक है, तो अब ब्रह्मांड, अब सोचिए कि ये किलोमीटर में मापन करते हैं, तो मापते हैं, तो ब्रह्मांड का डिस्टेंस तो हम किलोमीटर में मापेंगे तो फिर तो काउंट करना ही मुश्किल हो जाएगा। तो हम ब्रह्मांड का डिस्टेंस मापते हैं किसमें, प्रकाश वर्ष में। प्रकाश वर्ष में मापते हैं, क्योंकि प्रकाश वर्ष होता क्या है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई डिस्टेंस को प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो अगर हम इसको किलोमीटर में मापें, किलोमीटर में इसको बताने का प्रयास करते, इसका 9.446 गुणे 10⁻12 km होता है। ठीक है, 10⁻12 km होता है। अगर आप इसको मीटर में चेंज करना चाहे तो इसको यहाँ पे 3 अगर बढ़ा सकते हैं, मतलब 12 की जगह 15 हो जाएगा। तो इतना होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा ये ब्रह्मांड वर्ष कुछ नहीं है। अब आगे हम आते हैं कि तारों का ऊर्जा का स्रोत क्या है। ठीक है, तो तारों को ऊर्जा मिलता है, उसका ऊर्जा का स्रोत क्या है। उससे पहले हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि तारा और ग्रह में अंतर क्या है। तो अगला हम जान लेते हैं तारा। ठीक है दोस्तों, तारा और ग्रह में अंतर, ये जान लेते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, तारा जो होता है, तारे के पास उसका अपना एनर्जी का स्रोत होता है। मैं जो कह रहा हूं समझ पा रहे हैं आप। तारा जो है, तारे के पास जितने भी तारे हैं ब्रह्मांड में, सबके पास क्या है, अपना एनर्जी का स्रोत है, अपना लाइट है। लेकिन ग्रह के पास अपना एनर्जी का सोर्स नहीं है। अब मैं इसको एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं सूर्य एक तारा है। ठीक है, अगर हम इसको सूर्य क्या है, एक तारा है, जबकि पृथ्वी एक क्या है, ग्रह है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हम लोग अगर सौर एनर्जी बनाना चाहे सोलर सिस्टम से, तो हम क्या चाहिए, हमको क्या चाहते हैं, हम सूर्य के प्रकाश जो है, सूर्य के प्रकाश से सौर एनर्जी बनाते हैं, न कि पृथ्वी के पास अपना क्या है, कोई प्रकाश नहीं। इस पे सूर्य का रोशनी पड़ता है। तो हम ये जानेंगे जब हम पढ़ेंगे कि दिन रात कैसे होता है, तभी अच्छे से जानेंगे कि सूर्य का रोशनी जब तक पृथ्वी पे नहीं पड़ेगा, यहाँ दिन रात के जो क्रमिक चलते रहते क्रियाएं जो चलते रहती, कभी दिन कभी रात, वो नहीं हो पाएगी। तो सूर्य का रोशनी पृथ्वी पर जैसे ही पड़ता है, जिधर पड़ता है उधर दिन, और जिधर अपोजिट साइड में क्या हो जाता है, रात हो जाता है। तो इस तरह से सूर्य के पास अपना प्रकाश है, इसीलिए ये तारा है। उसके पास अपना एनर्जी का सोर्स है, इसीलिए वो तारा है। और पृथ्वी के पास ना ही तो अपना प्रकाश है, ना ही किसी दूसरे को एनर्जी देता है, और इसका एनर्जी का स्रोत है, इसीलिए यह ग्रह है। तो सूर्य के पास इतना ही ध्यान रखिएगा। तारा के पास क्या होता है, अपनी एनर्जी का सोर्स होता है, अपना उसका प्रकाश होता है, जबकि ग्रह के पास ऐसा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए, अब हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्या, कि तारों का एनर्जी का सोर्स, आखिर एनर्जी मिलता कहाँ से है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि जो तारा होता है, अगर सपोज कीजिए कि हम एक तारा बना रहे हैं, तो तारे में तारा का एनर्जी का स्रोत हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं। तारा को एनर्जी मिलता क्या है, तो तारा में अपार मात्रा में हीलियम होता है। क्या होता है, सॉरी, हाइड्रोजन होता है। क्या होता है दोस्तों, हाइड्रोजन होता है। तारा में अपार मात्रा में क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। और उसमें नाभिकीय संलयन, जो आज का नाभिकीय संलयन पर ही आधारित
हम जो एटम बम बनाए हुए हैं वो उसी पे है। तो इसमें सपोज कीजिए कि अंततः क्या है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है। अब ये जो है 4 हाइड्रोजन मिलके 4 जो है एक दूसरे से रिएक्शन कर, हाइड्रोजन संलयन करके एक दूसरे से रिएक्शन करके और एक हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं दोस्तों? तो 4 हाइड्रोजन H प्लस H प्लस H प्लस H मिल के बना लेते हैं क्या, रिएक्शन करते हैं तो बन जाता है संलयन, नाभिकीय संलयन। अब एक फैक्ट ये हो जाता है कि सूर्य की एनर्जी का स्रोत जो है नाभिकीय संलयन से तारों को एनर्जी मिलता है। तो अब देखिए यहाँ पे 4 हाइड्रोजन जो है, 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है और प्लस में अपार मात्रा में ऊर्जा क्या निकालता है, ठीक है। जब 4 हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बनाता है रिएक्शन करके, तो उस क्रिया में अपार मात्रा में क्या निकलता है, एनर्जी निकलता है। और वही एनर्जी इसके चारों तरफ से, अगर सूर्य का एग्जाम्पल ले तो देखते हैं कि लहरों के रूप में यहाँ पे क्या है, आग है जिसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों। तो यही इसका एनर्जी का स्रोत क्या हो गया, हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन क्या अभिक्रिया करके हीलियम में बदलता है और अपार मात्रा में क्या होता है, एनर्जी निकलता है। तो अब जान गए क्या कि नाभिकीय संलयन से इसको एनर्जी मिलता है और यही इसका एनर्जी का स्रोत होता है। अब हम जानते हैं आगे थोड़ा सा कि लाल तारा और न्यूट्रॉन तारा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि हम लोग उतना कवर करते चले कि ज़्यादा क्लास इस पे देने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक तो इंट्रोडक्शन क्लास था आज, तो थोड़ा सा झेल लीजिए 1 घंटे के आसपास तक, आगे से देखा जाएगा। मतलब 40-50 मिनट का वीडियो डालने का प्रयास किया जाए, बनाने का प्रयास किया जाए। वैसे क्लास 1 घंटा अगर आप झेलना भी पड़ता है, क्लास 1 घंटा मतलब कम से कम 1 घंटा का तो क्लास होना ही चाहिए। और आपको 1 घंटा एक साथ बैठ के पढ़ना भी चाहिए, कम से 1 घंटा क्लास तो आपको लेना ही होगा। तभी जाके हम लोग कम से एक मतलब खूब अच्छे से पढ़ेंगे तो 1 साल में अगर कवर करना चाहे तो 1 साल में सारा सिलेबस कवर हो पाएगा, अगर हम लोग 1-1 घंटे का पर डे क्लास ले तो हम जानते हैं क्या। अच्छा, थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ। वो चीज़ ये है कि जो किसी भी तारे का एनर्जी उसके साइज के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब आप व्युत्क्रमानुपाती और समानुपाती शब्द को समझते होंगे। व्युत्क्रमानुपाती मतलब, अब इसको समझा रहा हूँ मैं थोड़ा सा, कि उस साइज का उस तारा का जितना बड़ा आकार होगा वो क्या उतनी ही जल्दी उसका एनर्जी जल के ख़त्म हो जाएगा। वो मतलब उसका जो एनर्जी है, तारों का आकार, एनर्जी का मतलब आप इससे ले सकते हैं कि जो तारा है उसका जीवन अवधि, मतलब तारा का जीवन, कोई भी तारा है उसका जीवन उसके आकार का व्युत्क्रमानुपाती होता है, न कि समानुपाती होता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझाए कैसे, समझे कैसे, तो इसको मैं थोड़ा सा प्रयास करता हूँ। अब बोलिएगा क्या बोल रहे हैं आप, तारा जितना बड़ा है वो तो उतना उसका जीवन अवधि उतना ही ज़्यादा होगा। तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, अगर सपोज कीजिए कि इसमें 100 यूनिट एनर्जी है, ठीक है, कोई तारा है जिसमें 100 यूनिट क्या है एनर्जी है, और इसका जो क्या है, हम इसको एक सर्किल के रूप में देखते हैं। तो सर्किल का जो परिधि होता है, तो परिधि बड़ा है, अगर बड़ा तारा है तो परिधि बड़ा होगा। तो ये जो है इसके सतह से हर जगह से एनर्जी जलते हुए निकलेगा, ठीक है। समझ रहे दोस्तों मैं जो बोल रहा हूँ, आप ध्यान से समझिएगा, ये कुछ है नहीं, बस खाली इसको व्युत्क्रमानुपाती शब्द को, अगर 100 यूनिट एनर्जी है और इतना बड़ा इसका परिधि है तो हर जगह से परिधि से निकल रहा है। आप सोचिए कि 100 यूनिट, मैं एक इसी में अलग दूसरा एक तारा बना रहा हूँ, 100 यूनिट एनर्जी वाला एक छोटा सा तारा है। तो अगर यहाँ से भी इसका जल के एनर्जी निकल रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि 100 यूनिट एनर्जी अगर सपोज कीजिए, इसका तो परिधि बहुत छोटा होती है, तो छोटा सा इसमें बहुत कम एनर्जी को रिलीज करेगा। तो इस तरह से जितना बड़ा परिधि होगा, यानी कि जितना बड़ा तारा होगा उसका जीवन काल जो होता है उतना छोटा होता है, और जितना छोटा तारा होगा उसका जीवन काल वो धीरे धीरे जलते रहता है। इसका एनर्जी जो 100 यूनिट है इसके परिधि से बहुत कम मात्रा में निकलता है और धीरे धीरे इसका जीवन काल क्या होता है, बढ़ता है, मतलब ज़्यादा होता है, और धीरे धीरे ये एनर्जी को रिलीज करता है। तो इस तरह से जीवन काल, तारों का जीवन काल क्या होता है, उसके एनर्जी का उसके आकार का व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब 2 चीज़ें और बची है, आज का क्लास हम एंड करेंगे जल्दी, क्योंकि आपको बोर नहीं करना चाहिए कभी।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ रही होगी तो फीडबैक देते रहिएगा, इससे हमको एनर्जी मिलेगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। अब देखिए अगला है लाल तारा, जिसको रेड जाइंट बोलते हैं, और न्यूट्रॉन तारा। ये दो चीज़ें हैं, थोड़ी सी ज़्यादा इसको समझ, इसी से ब्लैक होल निकलता है। कैसे निकलता है देखिए दोस्तों, हम अभी बोल रहे थे कि तारों का जीवन अवधि होता है, यानी कि एक समय आता है जब तारा क्या हो जाता है, बुझ जाता है और वो जलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक कर्म होता है कि पहले अगर सपोज कीजिए कि नया तारा है, जो तारा का निर्माण होता है, तो वो तारा किस रंग का होगा। तो आप एलपीजी गैस का इस्तेमाल घर में होता है, तब देखते हैं अगर गैस उसमें होता है तो वो किस तरह से जलता है, कौन सा रंग का जलता है, तो हमेशा नीला जलता है। ठीक है, नीला के बाद से सफ़ेद हो जाता है। तारों का कर्म देखिए, अगर वो तारा नया है तो नीला रहेगा, नीला जलेगा, यानी कि सूर्य भी कभी नीला जला होगा। जब सूर्य का निर्माण होगा, सूर्य बना होगा, तो सूर्य फिर अगर इससे थोड़ा सा कम होगा तो क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है और ये उतना ज़रूरी भी नहीं है, बस आपके लिए थोड़ा सा मैं इसको बता दे रहा हूँ, फैक्ट है। इसके बाद से वो पीला हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद से वो लाल हो जाएगा। ये कर्म होता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहाँ रिलीज होती है, उससे थोड़ा कम यहाँ पे होगी, उससे थोड़ा कम यहाँ पे, उससे थोड़ा कम यहाँ पे होगी। तो अब आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, अब आप बताइए हमारा तारा जो है, सूर्य जो हमारा एक तारा है, वो इसमें किस अवस्था में है। ठीक है, आप ये बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कौन सी अवस्था में सूर्य हमारा जो है। तब इसको मैं मिटा रहा हूँ, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगर आप नहीं बताए तो मैं अगले वीडियो में इसका जवाब दे दूंगा। तो हम लोग थे कहाँ पे, यहाँ पे लाल तारा और न्यूट्रॉन तारा। एक बार मुझे फिर से वीडियो देखना होगा। हो रहा है दोस्तों, रिकॉर्ड हो रहा है, अच्छी बात है। अब देखिए तो है ये कि हाँ तो दोस्तों क्या करें, तो प्यास लग गया था थोड़ा सा। तो अब हम देखते हैं क्या, कहाँ थे हम लोग। ये हो गया, हाँ लाल तारा। लाल तारा जो है देखिए दोस्तों, लाल तारा, जो लाल तारा है, लाल तारा, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, रेड जायंट। क्या बोलते हैं, रेड जायंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कोई तारा है, सपोज कीजिए कि एक तारा है और लाल तारा किसको बोलते हैं, लाल तारा जो है वह तारा है जिसका बाहरी सतह हमेशा फैलते रहता है। क्या होता है दोस्तों, तो लाल तारा एक तारा है जिसका बाहरी सतह फैलते रहता है। सपोज कीजिए कि बाहरी सतह है लाल तारा का, तो ये बाहरी सतह फैल के अभी इतना बड़ा हो गया, फिर इतना बड़ा हो गया, मतलब ये फैलते रहता है। ठीक है दोस्तों, बाहरी सतह जो है वो फैलते रहता है। अब देखिए इसी को हम लोग रेड जाइंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा। लाल तारा जब फैलते रहता है तो फैलते फैलते एक समय ऐसा आ जाता है कि इसमें विस्फोट हो जाता है। अब कोई भी चीज़ें फैलेगा तो एक समय आएगा जो फूटेगा, फटेगा। उस विस्फोट को हम लोग सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। उस लाल तारा या रेड जायंट फैलते रहता है, फैलने वाला तारा को ये लाल तारा बोलते हैं। एक समय आता है जब इस लाल तारा में क्या होता है, विस्फोट हो जाता है, जिसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। और विस्फोट के बाद बहुत सारे टुकड़ों में बढ़ जाता है। अब देखिए अगर ये टुकड़ा, सपोज कीजिए कि ये जो टुकड़ा जिस टुकड़े में बट रहा है, वो टुकड़ों का जो सपोज कीजिए कि एक्स टुकड़ा में बटा, तो एक टुकड़ा हम लेते हैं और उस टुकड़े का द्रव्यमान जो है, अगर सौरविक द्रव्यमान से, मतलब सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से कम हो। देखिए दोस्तों, नोट्स बनाने का भी मैं तरीका बताते चल रहा हूँ। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप मेरे बातों को लिख रहे हैं, तो जिस तरह से आपको अच्छा लगे उस तरह से लिखिए। लेकिन अगर उसका द्रव्यमान, जो तारा फटने के बाद से जो सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो टुकड़ा बचता है, उसका द्रव्यमान 1.44 गुना से कम हो, तो वो किस चीज़ का निर्माण करता है, ये बात लिख लीजिएगा, व्हाइट ड्वार्फ। मैं इसको व्हाइट ड्वार्फ को मैं WD से डिनोट कर रहा हूँ, WD, व्हाइट ड्वार्फ का निर्माण करता है। ठीक है दोस्तों, ये व्हाइट ड्वार्फ का निर्माण करता है। और व्हाइट ड्वार्फ ठंडा होकर, यही ठंडा होकर, जब ठंडा हो जाता है, ठंडा हो जाता है,
ठंडा होकर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ अच्छा से, देखिए नोट्स इसी तरह बनता है। आपको एक बार एक चैट के रूप में नोट्स बनता है। मैक्सिमम जो भी नोट्स बनाएगा, अच्छा से नोट्स बनाना चाहते हैं तो इतना रटने के लिए नहीं, समझने वाला नोट्स एक नज़र देखे क्लियर हो गया। 1 सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना से अगर कम है तो व्हाइट ड्रॉप का निर्माण होगा। व्हाइट ड्रॉप ठंडा होगा तो ब्लैक ड्रॉप का निर्माण कर लेगा। किसका? ब्लैक ड्रॉप का निर्माण कर लेगा, सॉरी डी रहेगा, ठीक है। लेकिन क्या होगा अगर सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से अधिक हुआ तो क्या होगा अगर सूर्य के द्रव्यमान से उसका द्रव्यमान 1.44 गुना से अधिक हुआ, तब ये निर्माण करता है किसका? न्यूट्रॉन तारा का, ठीक है दोस्तों। तब ये निर्माण करेगा, जैसे कि यहाँ अगर व्हाइट ड्रॉप का निर्माण कर रहा था तो यहाँ पे निर्माण करेगा न्यूट्रॉन तारा। याद रखिएगा न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, तो यही होता है, न्यूट्रॉन तारा का निर्माण करेगा। इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको पल्सर तारे के नाम से भी निर्माण, इसको न्यूट्रॉन तारा या फिर इसको हम लोग कोष्ठक में लिख देते हैं पल्सर, ठीक है। पल्सर तारा इस नाम से भी इसको जानते हैं। किस नाम से दोस्तों? तो पल्सर तारे के नाम से भी इसको जानते हैं। अब देखिए ये जो न्यूट्रॉन तारा है, अब हम इसको डिलीट करते हैं, ये वाला हिस्सा को हटाते हैं समझने के लिए। आई जो कौन सा तारा है? न्यूट्रॉन तारा है। ये अब इसमें एक क्वालिटी आता है, इसका एक गुण हो जाता है, जब ये सुपरनोवा विस्फोट के बाद से अगर इसका द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज़्यादा है, तब ये क्या होगा? तब ये सिकुड़ते चला जाता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है? ये तारा जो टुकड़ा होता है वो क्या होता है? सिकुड़ते चला जाता है, और वो सिकुड़ते एक समय ऐसा आता है कि वो अपना सारा जो है द्रव्यमान सारा द्रव्यमान एक पॉइंट पे ला के रख देता है। सपोज कीजिए कि अगर वो पहले तारा इतना बड़ा टुकड़ा था तो धीरे धीरे इसमें सिकुड़न पैदा होता है। सिकुड़ते इस सारा द्रव्यमान एक पॉइंट पे ला के रख देता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे ला के रखने के बाद से इसका डेंसिटी इतना अधिक हो जाता है। अब सोचिए कि इतना बड़ा तारा को अगर हम एक पॉइंट पे उसको प्रेस करके ला रहे हैं तो इसमें तो इसका खुद का गुण होता है, सिकुड़ते चला जाता है। तो सिकुड़ते एक पॉइंट पे आके हो जाता है, और इस पॉइंट का डेंसिटी जो है, घनत्व इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो अपने से होकर प्रकाश को भी पार नहीं होने देता है। अगर इधर से लाइट आ रहा है किसी दूसरे तारे से तो वो प्रकाश को भी पार नहीं होने देता है। तो अगर कोई ऐसा वस्तु है, आप समझ सकते हैं, जिसमें प्रकाश जाता है लेकिन वापस नहीं आता है, प्रकाश उसी में रह जाता है, तो वो किस कलर का दिखेगा? आप जानते हैं, साइंस पढ़े होइएगा तो वो ब्लैक हो जाता है। किस तरह से हो जाता है दोस्तों? ब्लैक हो जाता है, मतलब वो ब्लैक कलर का दिखता है, और इसी को बोलते हैं क्या? ब्लैक होल। तो दोस्तों आप समझ पा रहे हो कि ब्लैक होल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है। लाल तारा में या रेड जाइंट में एक विस्फोट होता है, जिसको सुपरनोवा विस्फोट बोलते हैं। अगर विस्फोट के बाद जो टुकड़ा बचता है उसका द्रव्यमान सौरिक द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज़्यादा हो तो न्यूट्रॉन तारा या पल्सर तारा का निर्माण करता है। और पल्सर तारा सिकुड़ते हुए एक पॉइंट पे आता है, उसका डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे लाइट भी पास नहीं कर पाता है। तो लाइट पास न करने की वजह से उसका कलर कैसा दिखने लगता है? ब्लैक दिखने लगता है। और उसी से धीरे धीरे जमा होते इस तरह से ये क्रिया हमेशा चलती रहती है। ब्रह्मांड तो अब अनंत है, तो उसमें बहुत सारे तारे पर डे मर रही है, पर डे जन्म ले रही है। तो इस तरह से जो ताराएं मर जाती है उन सब का एक ग्रुप मतलब एक समूह हो जाता है, और उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग? ब्लैक होल बोल देते हैं, जहाँ से लाइट भी पास नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से ब्लैक होल, इसको हम लोग कृष्ण विवर भी बोलते हैं, हिंदी में लिख लीजिएगा, कृष्ण विवर भी बोलते हैं। और एक और नाम से इसको जानते हैं, कृष्ण छिद्र या कृष्ण विवर भी बोलते हैं ब्लैक होल को। तो इस तरह से आज हम लोग जाने, इस तरह से ब्लैक होल का दोस्तों निर्माण होता है। तो आज हम लोगों का क्लास यहीं पे एंड करना होगा, और अगला क्लास में हम लोग देखें। अब हम लोग अपने जो अभी तक तो हम ब्रह्मांड में थे, गैलेक्सियों में घूम रहे थे, अब हम आएंगे सौर मंडल में। सौर मंडल से हम लोग आ जाएंगे ग्लोब पे, ठीक है, पृथ्वी पे आ जाएंगे। सौर मंडल से ग्लोब पे आ जाएंगे, और ग्लोब से हम लोग वर्ल्ड में घूम अध्ययन करेंगे, जैसे कि महाद्वीप हो गया, महासागर हो गया, कौन सी नदियाँ कहाँ स्थित हैं, क्या है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो
तो आप मेरे साथ ज़रूर जुड़े और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि अगर पसंद आया हो। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि आपका कमेंट और आपका जो साथ ही मेरे लिए मोटिवेशन है। तभी मैं आगे कुछ कर पाऊंगा अगर आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लासेस जो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पसंद आएगा, और 5-6 क्लास के बाद से हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में बहुत ही बेहतर ढंग से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उससे पहले हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने से पहले हम जान लेंगे कि मैप से, सामान्य मैप से परिचित हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले डे, चाहे अगले डे के अगले डे, जब भी मतलब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।